नमस्कार। चुनावी महासंग्राम के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो पवई विधानसभा से 2 बार विधायक रहे, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे और अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आदरणीय पंडित श्री मुकेश नाइक जी। आइए नाइक जी से कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 30 की टीम आपका स्वागत करती है। थैंक यू। सर, क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पवई से आपको उतारा है, तो क्या समीकरण बनेंगे सर इस बार चुनाव के? देखिए, पूरे राज्य में बीजेपी के जो 18 साल का शासन है, इसको लेके घुटन और बेचैनी है जनता के मन में, और इसके कारण एक परिवर्तन की भूख है लोगों के मन में। उस परिवर्तन का प्रभाव एक एक गांव में पवई विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। मैंने पिछले 20-25 सालों में पवई में सामाजिक काम किए हैं। संपर्क में, संवाद में, विमर्श में, व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। लोगों की मदद की है। कोई आरोप मुझ पर नहीं लगता किसी भी प्रकार का। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े सार्वजनिक जीवन में मेरे खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है, और यही कारण है कि आज बीजेपी के पास यहाँ कैंडिडेट नहीं है। लेकिन सर, क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा तो आप पर आरोप लगाए जाते हैं कि आप 5 साल से कहाँ थे, आप पिछले 1 साल से ही नजर आ रहे हैं। आप तो मीडिया में है ना, जरा मेरा सोशल मीडिया का स्टेटस देख लीजिए। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या देखते हैं? देखता हूँ, आप क्षेत्र में आते हैं, आपके दौरे होते रहते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय संघर्ष समिति का आरोप था, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। जो खुद किसी गांव में नहीं जाते वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। लोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें करना भी चाहिए, तो वो प्रयास करते हैं। और जब वो प्रयास करते हैं तो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जो वो बात कह रहे हैं उसकी क्या प्रामाणिकता है। ये होता है और कुछ नहीं है। सर, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय संघर्ष समिति आप पर भारी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनके द्वारा भी प्रत्याशी उतारा जा रहा है कोई ना कोई एक। देखिए, इसके अलावा कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ लीजिए। इस बारे में ना तो मैं कोई उत्तर दूंगा, ना इस बारे में मुझे कोई रुचि है। सर, क्या वजह रहेगी जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पवई में वापसी कर पाएगी? हम लोगों की मेहनत, बीजेपी का फेलियर, रूटीन के जनता के काम नहीं होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 4-4 महीने आप राशन नहीं बांटोगे, 2-2 महीने आप ट्रांसफार्मर नहीं बदलोगे, रूटीन का कोई काम बिना पैसे के दफ्तरों में नहीं होगा, तो लोग परिवर्तन करेंगे कि आपकी पूजा करेंगे? कितना स्वाभाविक है। हर मोर्चे पर बीजेपी फेल हो गई है। उनके विधायक और सांसद, हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोग कहते हैं हमारे गांव में आई ही नहीं, हमसे कोई संवाद नहीं किया, हमसे कोई संपर्क नहीं किया। 65,000 वोट से पवई विधानसभा क्षेत्र से बीडी शर्मा जी चुनाव जीते थे। आज आकर देखें उनकी यहाँ क्या स्थिति है। 1 रुपए का काम पवई विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया उन्होंने। पन्ना जिले में केवल उन्होंने इस पर रुचि रखी कि रेत कहां जा रही है, दुकानें कहां खुली हुई हैं, धंधा क्या करना है, और उन्हीं लोगों के संपर्क में रहे जो इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहे। उसके कारण उनकी साख पर बहुत चोट पहुंची और उनका जनाधार बहुत तेजी से गिरा और जनता में परिवर्तन की इच्छा पैदा हुई। सर, बीजेपी का 5 साल का कार्य विधानसभा क्षेत्र का कैसा रहा? वही तो मैं आपसे बता रहा हूं। सर, प्रहलाद लोधी के कार्यकाल से जनता संतुष्ट है या फिर क्या? मैं आपसे ये विनती करता हूं, आप किसी भी गांव में चले जाओ बिना किसी योजना के, और गांव के 10 आदमियों से पूछ लो तो आपको पता लग जाएगा कि उनका कार्यकाल संतोषजनक रहा या नहीं रहा। मेरे कहने से क्या होता। सर, अभी चल रहा रैपरा क्षेत्र में जो रैपरा महाविद्यालय की मांग जोरों पर है, तो आप खुद पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, तो उसके लिए सर क्षेत्र में
शिक्षा के लिए क्या नए कॉलेज वगैरह करवाएंगे? देखिए, यहाँ पॉलिटेक्निक, यहाँ आईआईटी, यहाँ महाविद्यालय, ये सब अनेकों हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, शिक्षा का पूरा, प्राथमिक शिक्षा का, मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का जो नेटवर्क मैंने अपने कार्यकाल में बनाया था, उसका एक्सपेंशन उसके बाद यहाँ हुआ ही नहीं। मैंने भोज विश्वविद्यालय का केंद्र सेंटर बनाया था रायपुरा में, मोहंद्रा में, दोनों सेंटर उन्होंने खत्म कर दिए। सिमरिया का सेंटर खत्म कर दिया। यानी इतना गरीब क्षेत्र है ये कि यहाँ लोग बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, उतनी आर्थिक क्षमता यहाँ लोगों की नहीं है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए एक डिस्टेंस एजुकेशन की जो एडवांटेज है, उसके तहत मैंने ये सेंटर बनाए थे। लेकिन नए केंद्र खुलना तो दूर, नए विद्यालय खुलना तो दूर, 18 सालों में जो पुरानी सुविधा के केंद्र थे वो तक बीजेपी ने बंद कर दिए। सर, क्षेत्र में स्वास्थ्य की बात की जाए तो जहां अस्पताल हैं तो वहां डॉक्टर नहीं हैं, या फिर जहां डॉक्टर है तो वहां व्यवस्थाएं नहीं हैं। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता चिकित्सा सुविधाओं पर रहेगी कि ये इतना गरीब क्षेत्र है कि यहाँ महिला डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी होना चाहिए, यहाँ गायनोकोलॉजी की सुविधाएं होना चाहिए। अब ये सरकार कैसी चल रही है कि 3-3, 4-4 लाख महिलाओं के बीच में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी माताओं और बहनों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। सर, इस बार कहा जाता है कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। पन्ना में जेके प्लांट तो आया है, लेकिन वहाँ सिर्फ सिफारिश वाले ही लोग रह पाते हैं। लगभग 90% वहाँ पर स्टाफ सर बाहरी है। तो अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं क्षेत्र से, तो आप क्या करेंगे सर पवई विधानसभा क्षेत्र के युवा बेरोजगार लोगों के लिए? जेके सीमेंट प्लांट तो हमारे मंत्री माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी के लिए भर आया है। उन्हीं के लोग वहां काम करते हैं। वो स्वयं और उनके लोग वहां सारा एडवांटेज लेते हैं। एक एक मशीन, एक एक व्यापार, उत्खनन से लेके, सप्लाई से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारा काम उन्होंने अपने पास सेंट्रलाइज कर रखा है। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने जेके सीमेंट से कभी समझौता नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। अगर जेके सीमेंट होश में नहीं आई तो आने वाला समय उनके लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। सर, क्षेत्र में किसानों के लिए जैसे कई जगह अभी हरदुआ क्षेत्र में मांग उठ रही थी कठई बांध की, वहाँ भी पानी की बहुत समस्याएं हैं, और भी अन्य क्षेत्रों में है जहाँ किसान बगावत करते हैं, तो उनके लिए आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बुंदेलखंड पैकेज माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था 5,000 करोड़ का, उसमें से लगभग 900 करोड़ रुपए पन्ना जिले को मिले थे। सिंचाई परियोजनाओं के लिए पैसे मिले थे, लेकिन आपको खुद पता है कि पहली बारिश में बांध टूट गए और जो बने ना तो उनकी नहरें व्यवस्थित हैं, न नहरों का विस्तार है। तो जो सिंचाई क्षमता का प्रयोग है वो भी घटा है और किसानों को जो धनराशि सरकार ने खर्च की, किसान उसका उपयोग नहीं कर पाए। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो बांध बने हैं उनकी सबसे पहले नहरें ठीक कराई जाएं, नहरों का विस्तार किया जाए, ताकि जो पानी भरता है डैम में उसका भरपूर उपयोग किसान कर सके, खेतों में पानी पहुंच सके। और जो नई सिंचाई परियोजनाएं हैं, जैसे पतने नदी की सिंचाई परियोजना है, एक उदाहरण के लिए, इस तरह के जितने भी साइड हैं सिंचाई परियोजनाओं के लिए, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नए बांध बने, बहुत तकनीकी दृष्टि से परफेक्शन हो उनमें, नहरें अच्छी बने, पानी की रीच अच्छी हो, वेस्ट वेयर अच्छे बने और बांध इतने मजबूत हों कि वो किसी भी स्थिति में उनको क्षति ना पहुंचे। सर, अभी बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें सिमरिया में महोड़ के कुछ लोगों ने विरोध किया था, रोड नहीं तो वोट नहीं। उसमें सर वो बता रहे कि हम तो ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं जैसे हम 70 साल 100 साल पहले जैसी स्थिति है हमारे पास, ना रोड है अच्छे, ना स्कूल हैं,
तो उन लोगों के लिए सर क्या आप ऐसा करेंगे कि जिनसे उनकी रोड की व्यवस्था भी ठीक हो सके, उनके संचार भी अच्छी तरह से? बिल्कुल महोड़ के लोगों की वाजिब मांग है और उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, और जो भी उन्होंने मांग रखी है वो जरूर पूरी होगी, हम इसका प्रयास करेंगे। महोड़ बस नहीं, अभी मैं बीते दिनों गया था सुनवानी क्षेत्र में, वहाँ की भी रोड की अच्छी व्यवस्था नहीं। जो रोड हमने बनवाई थी आज से कई वर्षों पहले, जब उसमें दोबारा वो टूटी तो रिपेयर का काम ही नहीं हुआ। कहाँ गए वो जो रिपेयर के लिए पैसे आए थे मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बनी हुई रोडें थी हम लोगों के समय में वो जर्जर हो गई हैं, टूट गई हैं और उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। आगे चल के ये बड़ा काम है जो हमें करना है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।